नमस्कार दोस्तों। आप सबने 1400-1500 ईस्वी में शताब्दी में रॉबिन हुड का नाम जो होगा। आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ 19वीं सदी में, 20वीं सदी की शुरुआत में ये जगह भी रॉबिन हुड के किले के नाम से जानी जाती है, यानी कि सुल्तान सिंह उर्फ डाकू सुल्ताना। ये जो किला आप देख रहे हैं ये डाकू सुल्ताना का किला है। ये हालांकि 400 साल पहले नजीबुद्दौला जो नवाब थे यहाँ के, उन्होंने ये किला बनवाया था और उसके बाद डाकू सुल्ताना द्वारा ये किले को कब्जाया गया था। आज इसी किले का इतिहास लेके हम आपके सामने आए हैं और कैसे डाकू सुल्ताना ने इस किले को कब्जाया था। और ये जो नजीबाबाद शहर में पड़ता है उसी में हम खड़े हुए हैं इस समय। पत्थरगढ़, ये आप बोर्ड देख सकते हैं, पत्थरगढ़ जगह पड़ती है, नजीबाबाद शहर के अंदर आती है। और नजीबाबाद का नाम भी नवाब नजीबुद्दौला के नाम पे ही पड़ा हुआ है। आइए इसके अंदर आपको लेके चलते हैं और आगे की कहानी बताते हैं। तो दोस्तों ये अंदर आ गए हम किले के, और ये चारों ओर आप देखिए कितनी विशाल बाउंड्री हो रखी है, क्योंकि डाकू सुल्ताना छुपने के लिए यही किले को यूज़ करता था। और यहीं पे ऐसा बताते हैं कि अपने खजाने भी वो यहीं पे कहीं दबाता था। आज आप इसकी स्थिति देख रहे हैं कि ये किस तरीके की स्थिति में है। तो दोस्तों आइए मैं आपको डाकू सुल्ताना के बारे में कुछ तथ्य बताता हूँ। सन 1901 में डाकू सुल्ताना का जन्म हुआ। कुछ लोग इन्हें मुस्लिम परिवार का भी कहते हैं, क्योंकि इनके माता पिता का इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन भातू समुदाय के, बंजारा समुदाय से थे ये, तो वो हिंदू धर्म के मानने वाले थे, तो इसलिए इनको हिंदू भी कहा जाता है। शुरुआत में सुल्ताना जो थे वो छोटी मोटी चोरियां करते थे, और हालांकि ऐसा वर्णन है कि उनको एक ही बार पकड़ा गया था और उसके बाद फांसी दे दी गई थी, बट ऐसा नहीं था। एक बार जफ़र उमर नाम के अधिकारी ने डाकू सुल्ताना को 16 वर्ष की उम्र में पकड़ा था, और पकड़ने के बाद उन्हें सीधे जेल में डाल दिया था। और 4 साल की सज़ा के बाद डाकू सुल्ताना जेल से निकल के आए थे। उसके बाद उन्होंने अपना गैंग इकट्ठा करा और उसके बाद लूट डकैती वगैरह को अंजाम दिया। श्रीमान जी पधार रहे हैं। सुल्ताना डाकू जब किसी को लूटने जाता था तो वो लूट से पहले उस व्यक्ति को एक खत लिखता था, जिसमें लिखता था कि श्रीमान जी पधार रहे हैं। ये उसकी टैग लाइन कह सकते हो आप। उसकी टैग लाइन थी कि वो लूटने से पहले इन्फॉर्म करता था और उसके बाद उन लोगों को लूटने जाता था। तो जिस पत्थरगढ़ की हवेली में या किले में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी एक व्यक्ति ने, जब सुल्तान डाकू ने उनको लेटर भेजा, तो एक व्यक्ति ने वो लेटर पुलिस अधिकारी को भेजा, किंतु उस व्यक्ति का नौकर वो लेटर पुलिस अधिकारी को ना देके सुल्ताना डाकू को दिया। तो उसके बाद सुल्ताना डाकू ने उसका यहाँ पर आके कत्ल कर दिया। ऐसी भी बात है कि वो जिसका मर्डर कर या जिसका कत्ल करता था उसकी 3 उंगली काट देता था। ये भी इतिहास में लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक पेड़ था जो शायद अब नहीं है, वहाँ पर वो उन लोगों को टांग देता था ताकि गांव में उसका डर बना रहे, टेरर बना रहे। अब जिस किले के बाहर हम खड़े हैं, ये देखो एक गुफा टाइप का है ये। हालांकि अंदर से इसे बंद कर दिया, लेकिन हम जहाँ तक अंदर हो सकता है आपको दिखाते हैं कि ये गुफा कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। सारा सब सिस्टम बंद कर दिया, अंदर लेके चलते हैं। टॉर्च जला लेते हैं पहले इसकी। ये देखिए, ये गुफा है जो सुल्ताना डाकू ने बनाई थी, या इस किले के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी। और इस गुफा के ऊपर ये देखिए कुएं नुमा बना हुआ है। आप ऊपर से जाके देखेंगे तो कुआं ही है। और ऐसी एक सुल्ताना डाकू के बारे में एक बात है कि वो जो है कुओं में अपना खजाना छुपाया करता था। इसी दिशा में एक कुआं संभल क्षेत्र में पड़ता है, जो 7 मंजिला कुआं है। कुछ लोग उसे 11 मंजिला कुआं बताते हैं। और एक कुआं गड़प्पू उत्तराखंड में पड़ता है। उस कुएं पे भी हम आपको लेके चलेंगे। फिलहाल आज लेके नहीं जाएंगे, आज आपको इसी किले के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मैं दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि बातें इतनी हैं करने के लिए कि वीडियो सारा दिन में भी ख़त्म ना हो। तो बात चल रही थी कि वो अपने जिनको वो मारता था उनको पेड़ों पे टांग देता था। तो उसका खौफ इतना भयानक हो गया था कि आसपास के लोग उसके नाम से ही कांपते थे। दोस्तों 17 साल की उम्र से सुल्ताना डाकू ने अपना डकैती डालनी शुरू कर दी थी, और 23 साल की उम्र में उसको फांसी की सज़ा हो गई थी। 8 जून 1924 को उसको फांसी लगा दी गई थी। अब कहानी कुछ ऐसी है कि जब सुल्ताना डाकू का टेरर बढ़ा, लोकल पुलिस महकमे में उसका एक मित्र था, मनोहर नाम का सिपाही या अधिकारी था, जो उसको पुलिस के अंदर होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताता था।
जब भी कोई पुलिस कार्यवाही करती थी सुल्ताना डाकू के खिलाफ तो उसको पता चल जाता था और वो वहाँ से फ़रार हो जाता था। तो जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से एक फ्रेडी यंग नाम के एक अधिकारी को बुलाया, जिसको सुल्ताना डाकू को पकड़ने की कार्यवाही दी गई। फ्रेडी एक बहुत ही जवान अधिकारी था, उसको बुलाया गया। पहले तो उसने आके सबसे पहले तहकीकात यहाँ पर शुरुआत ये करी कि ऐसा क्या कारण है कि सुल्ताना डाकू पहले ही हमारी सारी कार्यवाही पता चल जाती है और वो भाग जाता है। तो मनोहर नाम के एक अधिकारी का उसे पता चला, तो पहले उसका ट्रांसफ़र उन लोगों ने करवाया। उसके बाद सुल्ताना डाकू का एक बहुत ही विश्वसनीय साथी था मुंशी अब्दुल रज़ाक। नजीमाबाद के ही लोगों के साथ मिलकर, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर सुल्ताना डाकू ने अब्दुल रज़ाक को अपने झांसे में फंसाया और उसको अपना मुखबिर बना के सुल्ताना डाकू के गिरोह की खबरें लेने लग गया वो। अब चूँकि ये क्षेत्र जो है सारा कजली के जंगलों से भरा हुआ है, जो कि बहुत ही घने जंगल हैं और हर तरीके का जानवर आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। पर सुल्ताना डाकू जो था वो हर तरीके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था यहाँ के। तो जब भी कोई पुलिस रेड होती थी या कुछ होता था तो सुल्ताना डाकू यहाँ से निकल जाता था, क्योंकि उसे पहले पता चल जाता। पर जब फ्रेडी ने उसको अब्दुल रज़ाक को अपने काबू में लिया तो उसको पल पल की खबर अब्दुल रज़ाक देने लग गया। तो एक घटनाक्रम ऐसा है कि फ्रेडी ने एक ख़त पहुंचवाया सुल्ताना डाकू के पास कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और अकेले आना, मैं भी अकेला आऊँगा। तो ये दोनों की अकेले मुलाकात एक पेड़ के नीचे हुई। तो सुल्ताना डाकू एक तरबूज फ्रेडी को देने के लिए ले गया और तरबूज देते हुए सुल्ताना ने कहा कि ये तरबूज खा लो, इसके अंदर कुछ नहीं मिला हुआ है। सुल्ताना डाकू बहुत हल्का फुल्का दुबले पतले शरीर का नाटे कद का था, 45-50 किलो का वज़न होगा उसका। और जो फ्रेडी यंग था उसका वज़न तकरीबन 100 से 125 किलो के आसपास रहा होगा। तो एक तरीके से सुल्ताना डाकू उसके सामने बच्चे के समान ही था। तो फ्रेडी ने उससे कहा कि भैया आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तो सुल्ताना ने कहा कि इस जन्म में तो कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। तो ऐसा कह के सुल्ताना डाकू वहाँ से चला गया। अब बात ये हुई कि सुल्ताना को पकड़ा कैसे जाए। तो उस समय जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में था और टाइगर के शिकार पे निकला हुआ था। तो सरकार द्वारा जिम कॉर्बेट की मदद ली गई कि भाई आप जो है सुल्ताना डाकू को पकड़ने में हमारी मदद कराओ, और जगह जगह जहाँ जहाँ वो जंगलों में छुपता है, जिस तरह से वो जंगलों से वाकिफ़ है उस तरह से आप भी जंगलों से वाकिफ़ हो, तो आप मदद कराओ हमारी। तो जिम कॉर्बेट ने कहा ठीक है साहब, कराएंगे, वो मदद कराएंगे। तो जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया में भी लिखा है सुल्ताना डाकू के बारे में कि वो जो था एक अच्छा आदमी था और गरीबों की मदद किया करता था। तो बात कुछ ऐसी हुई कि एक बार अब्दुल रज़ाक की पुख्ता खबर पे फ्रेडी अपने 300 सिपाही और 50 घुड़सवारों को लेके सुल्ताना डाकू के किले पे पहुंच गया, घर पे पहुंच गया। और वहाँ सुल्ताना डाकू सोया हुआ था और फ्रेडी उसके सीने पे जाके बैठ गया। और उसके बाद जब सुल्ताना डाकू ने देखा तो वो लाचार हो गया, क्योंकि 125 किलो का आदमी जब किसी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो भैया कहाँ हिल पाएगा। तो वहाँ पर उसको अरेस्ट करा गया, उसके साथ 13 और लोगों को अरेस्ट करा गया। और 8 जून सन 1924 को सुल्ताना डाकू को फांसी दी गई और जो बाकी के 13 लोग थे उनको काला पानी की सज़ा हो गई। अब सुल्ताना डाकू की आखिरी इच्छा ये थी, क्योंकि फ्रेडी से उसकी पहले मुलाकात हो चुकी थी और ख़त के द्वारा बातचीत भी रही, तो फ्रेडी एक तरीके से अपना मित्र समझता था उसको, लेकिन क्योंकि अपने फ़र्ज़ के हाथों मजबूर थे इसलिए उसको पकड़ा और सज़ा दिलवाई। तो हालांकि इतिहास में ऐसा भी लिखा हुआ है कि फ्रेडी ने उसकी माफ़ी की अपील भी मूव करी थी कोर्ट के अंदर, पर नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा चला था। नैनीताल हाई कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया और फांसी की सज़ा दे दी। सुल्ताना डाकू की दोस्तों आखिरी इच्छा थी कि उसका जो पुत्र है, 7 वर्षीय पुत्र था उस समय, उसका जो पुत्र है वो उसके काबू में ना पड़े, वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। तो बाकायदा फ्रेडी ने उसके लड़के को आगे की शिक्षा के लिए विदेश भेजा और उसके बाद वो एक अच्छा अधिकारी, ऊंचा अधिकारी बना के वो अधिकारी के ही पद से रिटायर हुआ। और
कितना विशाल किला है आप देखिए। मैं लगभग चारों तरफ की बाउंड्री घूम चुका हूँ और चलते चलते हम लोग थक भी गए हैं और ये बाउंड्रियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और ये आप देखिए कितनी मोटी मोटी दीवारें हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अचूक अभेद किला था ये, जो सुल्तान डाकू ने अपनाया था, कब्जाया था। ये देखिए, देख सकते हैं एक निकासी का रास्ता ये भी है, एक निकासी का रास्ता उधर भी है, एक इधर भी है। चारों तरफ निकासी के रास्ते बना रखे हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर अटैक कहीं से होता है तो चोर रास्ते भी हैं, ओपन रास्ते भी हैं। देखिए सरकार ने ऊपर जाने के रास्ते में ये बोल्ट ही टाइट कर रखे हैं, ना ताले का झंझट ना कुछ। कहानी खत्म कर दी, ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि ये आर्कियोलॉजी के अंडर में आ रहा है, इसलिए ऊपर का रास्ता सब बंद कर रखा है। ये दोनों गेट हैं आमने सामने, आप देखिए बिल्कुल सेंटर निकाल रखा है पूरे किले का। ये सामने वाला गेट जहाँ से हम आए थे, ये उसके सामने वाला गेट है। ये बिल्कुल भूमि का पूरा सेंटर निकला हुआ है। दोनों गेट आमने सामने और दोनों समान हाइट पे हैं, समान चौड़ाई है। उस समय ऐसे राजमिस्त्री हुआ करते थे कि एक एक सूद निकाल के चीजें बनाते थे वो। बिल्कुल आप देखेंगे तो बिल्कुल लेवल आएगा इसका। ये देखिए यहीं के लोकल के लोग हैं जो यहाँ पर घास काटने आए हैं। कब से आ रहे हो आप लोग यहाँ पर? हम तो है वहीं रहे, वहीं खेलेंगे हमारा, हम तो यहीं रहे और क्या। अच्छा, यहीं रहते हो। और कभी कोई खजाना वजाना मिला नहीं मिला यहाँ से? ये सब यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है और लोग तो ऐसे ही कहते हैं भाई। हमारा नहीं है सरकारी भट्टी, तो इसमें गेट में बंद है। नहीं सरकार का तो है ही, पर ये सब तो पुरानी संपत्ति है, आर्कियोलॉजी के अंडर में आ रही है। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ सब लोकल के ही लोग हैं, आसपास के गांव में रहते हैं। अरे आप कुछ जानते हो किले के बारे में? इस किले के बारे में कुछ जानते हो? किले के बारे में कितना जानने की, बस यही है, हमारी इतनी उम्र तो है नहीं इसकी पहली बात जानने की। अच्छा, हाँ। बाकी किसने बनवाया था ये, मतलब किसका था ये? बस ये तो नजीबुद्दौला के नाम से है, जिसने नजीबाबाद का वो करा था, बसाया था। जैसे कि नजीब खां थे, नजीबाबाद रखा इसका नाम। नजीबुद्दौला थे, उन्होंने ये बसाया था पूरा, और 400 साल पहले। हाँ, काफी टाइम। और फिर डाकू सुल्तान ने कब्जा कर लिया था इस पे। हाँ, कब्जा कर लिया होगा, जब तो उनका नाम आगा नहीं वैसा। हाँ। किला है? किला उनका नहीं है। नहीं, किला तो उनका कहाँ से हो जाएगा, वो तो 100 साल पहले है, ये किला 500 साल पुराना है, तो उनका नाम कैसे हो जाएगा? नजीबुद्दौला का नाम है, नजीब खां का नाम। ये आप देख रहे हैं खूबसूरत बावड़ी बनी हुई है, ये तालाब है जहाँ नवाब साहब या जो भी लोग यहाँ पर रहे होंगे उनका नहाना धोना होता होगा, क्योंकि और भी प्राचीन जगहों पे मैंने ऐसी तालाब या ऐसी बावड़ियाँ देखी हैं। राजस्थान में ऐसी बावड़ियाँ बहुत बनी हुई हैं जहाँ पर बहुत से लोग अपने अपने महलों में बना के नहाने वहाने की व्यवस्था करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये व्यवस्था भी थी।
था, आपका वंशज मानता था सुल्तान डाकू अपने आप को, इसलिए अपने कुत्ते का नाम तो उसने राय बहादुर रख रखा था, क्योंकि अंग्रेज़ों से बहुत नफरत करता था वो। अपने घोड़े का नाम उसने चेतक रख रखा था। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डाकू सुल्ताना की कहानी थी, जो मैंने आपको एक संक्षिप्त भी कह सकते हैं, विस्तृत भी कह सकते हैं, क्योंकि इतिहास के अंदर इससे जानकारी आपको मिलेगी नहीं इसके बारे में, जितनी जानकारी मैंने आपको दे दी। तो ये आप देखिए, ये किला पूरा उसका आप देख सकते हैं, 4 दीवारियाँ ऊँची 4 दीवारियाँ हैं, जिसके अंदर किसी का भी प्रवेश कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। और ये छोटे छोटे कुएँ बने हुए हैं पूरे, जिसके अंदर सुल्ताना डाकू अपना खजाना रखता था, या जो भी कोई अपनी कार्रवाई होती थी, एक्टिविटीज़ होती थी, उनका इन्हीं गड्ढों के द्वारा, इन्हीं कुओं के द्वारा कार्यान्वित करता था। तो दोस्तों ये ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत दूर से यहाँ पर बनाने के लिए आया हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च करी है सुल्ताना डाकू के ऊपर, और ये सब स्थिति में इस चीज़ को लेके आया हूँ मैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।